Hello everyone, this is Vatya Jaiswal and today we are going to talk about some basics of some basic point of replication, its role, why is it necessary, and obviously its machinery. Okay, so talking about the replication, just begin with the term replication, or maybe it's the meaning, or we can say the formation of a replica, or we can just simply call it duplication, right? DNA replication or DNA duplication. Now, what happens in duplication is we can say it a process by which a DNA makes a copy of itself, right? So it's a basic term of understanding replication or duplication, or making a copy of itself, making a DNA making copy of itself. Okay, so now to understand why is it necessary, we should link it with सेल साइकिल. हम सेल साइकिल में समझेंगे कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन का क्या रोल है, मेजर रोल क्या है. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन is the basic thing everyone knows. Now, to deal with the importance of the necessity of replication, we should first link it with सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होती है और सेल साइकिल में रेप्लिकेशन का क्या रोल है, इसे समझते हैं. सेल साइकिल है क्या? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है सेल साइकिल में, है ना. पूरी एक साइकिल है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की. होता क्या है उनमें? पहला तो सेल क्या करता है? सेल duplicates its जीनोम. दूसरा काम क्या होता है? It synthesizes other constituents of cell, right? तीसरा रोल क्या होता है? The last and final role, it divides into two daughter cells. ठीक, तो ये रोल हमने देखे, ये सीक्वेंस देखी सेल साइकिल में. अब सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं. उन्हें हम कहते हैं, सबसे पहले आता है जीवन से आता है एस फेज से आगे आता है G2 फेज से आगे आता है M फेज, और ये वापस आ जाता है G1 पे. ये साइकिल ऐसे चलती रहती है सेल साइकिल में. ये साइकिल इन 4 फेजेस के थ्रू चलती रहती है. ओके, अब इनमें G1 एंड G2 क्या है? सबको पता है. G1 एंड G2, both of them are preparatory phases, right? While S phase is the replication phase or duplication phase. यही वो फेज़ है जहाँ पे सेल अपना जीनोमिक कंटेंट या अपना डीएनए कंटेंट या अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डुप्लिकेट करता है, डबल करता है, जिससे कि आगे जब जो एम फेज़ में क्या होगा? एम फेज़ में डिवाइड होगा.
दो डॉटर सेल्स में इक्वली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चली जाए, इसके लिए एस फेज़ में उसे रेप्लिकेशन करना या डुप्लीकेशन करना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जब डिवीज़न होगा तो दो डॉटर सेल्स में इक्वली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ये इसके चांसेस कम हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए एस फेज़ ज़रूरी है, जिससे कि प्रॉपर जब सेल साइकिल चले तो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक जीनोम का डुप्लीकेशन हो। यहाँ पे मैंने बताया ना, जीनोम सेल अपना क्या करता है, अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है। तो जब जीनोमिक डुप्लीकेशन हो, कंटेंट बढ़ेगा, तभी वो एम फेज़ में यानी डिवीजन करते टाइम पे इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। यही सबसे मेन रोल है इसका। तो अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ रेप्लिकेशन कहें तो वो क्या होती है, क्यों ज़रूरी है रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ important because whenever a cell divides, the two new daughter cells daughter cells must contain the same genetic information as the parent cell, राइट। ये है रेप्लिकेशन की इम्पॉर्टेंस, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डॉटर सेल्स में हो जाए। और ये प्रोसेस किस तरह से होती है, इन सेल साइकिल की सीक्वेंस को, इन सेल साइकिल के चारों फेजेस को फॉलो करते हुए। कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी, अगर इस फेज़ में कोई भी ड्रॉबैक, कोई भी फॉल्ट होगा, यही इसका ड्रॉबैक है कि कोई भी फॉल्ट अगर इस फेज़ में हो जाएगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। म्यूटेशन हो सकता है, डीएनए कंटेंट वैरी कर सकता है। और इसको देखने के लिए मैं एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि सेल साइकिल चेक पॉइंट्स बने होते हैं जो इसको एक तरह से एश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो, रेप्लिकेशन प्रॉपर हो जाए, तब वो आगे G2 फेज़ और फिर डिवीजन हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। जब तक रेप्लिकेशन सही से नहीं होता है या तो आगे नहीं बढ़ने देते हैं प्रोसेस, और या तो अगर रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन सही नहीं होती तो रेप्लिकेशन तो G1 से S फेज़ में नहीं जाने देते हैं। खैर, आगे अगर मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस होती किस तरह से है, तो ये देखिए डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स आप देख सकते हैं इस फिगर में। अब ये डीएनए डबल हेलिक्स हम जानते हैं कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग होती है, और हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बेस पेयरिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका पार्ट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पार्ट ऑफ नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, और नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस कोवेलेंट इंट्रैक्शंस से तो कम ही होंगे, वीकर होंगे, कोवेलेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक और मे बी somewhat easy to break. Okay, so DNA डबल हेलिक्स किस तरह से ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है, और इसी क्रोमोसोम का आप आगे सेग्रीगेशन देखते हैं सेल साइकिल में, ठीक है, इस तरह से। तो ये कैसे फॉर्म होता है देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये DNA डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये कॉइलिंग ये करता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा। अभी फ़िलहाल ये कॉइलिंग कर रहा है, एक दूसरे
वाइंडिंग कर रहा है, लपेट रहा है, ठीक है। किस तरह से वाइंडिंग कर रहा है ये वाइंडिंग करने के लिए, एक प्रॉपर वाइंडिंग होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स इनको सपोर्ट करते हैं कंडेंसेशन करने के लिए, और इनके अराउंड ये रैपिंग करते हैं, न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर और कंडेंस होते होते कुछ इस तरह से फिर ये क्रोमैटिन लूप्स तैयार होते हैं, फिर ये लूप्स और ज़्यादा कंडेंस होते हैं। इस तरह से ये कंडेंस होते चले जाते हैं, कॉइलिंग होती जाती है, और ये कॉइलिंग जब इस तरह से हो जाती है तो हमें वो जो स्ट्रक्चर है वो एक्स शेप में वो क्रोमोसोम विजुअलाइज होता है, और इसी क्रोमोसोम को हम आगे इस क्रोमोसोम में हमारा डीएनए कंटेंट है, और वो आगे फिर सेल साइकिल में इनिशिएट करता है। अब आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है मशीनरी पे आने से पहले डीएनए के एंजाइम्स को। डीएनए के एंजाइम्स अपने नाम से ही आप, उनके टर्म से ही आप समझिए कि वो उनका रोल क्या है, किस पर्पस के लिए वो है। अब जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यही हमारा सबसे मेन एंजाइम है, ठीक है। नाम इसका क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज का काम क्या होता है, पॉलीमरेज टर्म डिफाइन करता है सिंथेसिस को, डीएनए सिंथेसिस को। अब अगर डीएनए सिंथेसिस डीएनए डिपेंडेंट है, जैसे कि मान लीजिए, एक तो इसका ये भी काम है कि ये कभी भी, मान लीजिए डबल स्ट्रैंड, मैं पहले ही बता देती हूँ, डबल स्ट्रैंड है, एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, 2 हैं। अब यहाँ पे पॉलीमरेज क्या काम करेगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। वो कहाँ सिंथेसाइज करेगा, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, ये तो डबल स्ट्रैंडेड है, इसमें वो क्या डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। तो दूसरा सबसे मेन रोल मैं आपको बता दूं, डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड्स पे, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंगल स्ट्रैंड्स पे एक्ट करता है, ठीक है। अब डीएनए डिपेंडेंट क्यों है ये, क्योंकि जब ये मान लीजिए एक सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक, अब ये सिंगल स्ट्रैंड है, यही सिंगल स्ट्रैंड एज पेरेंटल, ये पेरेंटल डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये एज पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगी। अगर इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए ये एज टेम्पलेट या पेरेंटल स्ट्रैंड काम करेगी। अब इसको देख के पॉलीमरेज इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, तो इस पे डिपेंडेंट है ना ये पॉलीमरेज का एक्शन, इसलिए इसका नाम पड़ा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए के इस नाम से ही एंजाइम को समझने की कोशिश करिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आगे मैं बताऊं प्राइमेज का काम। हम धीरे धीरे इन सारे एंजाइम्स को, जो हमारे और बाकी एंजाइम्स है पूरी मशीनरी में, इनको समझते हैं। हेलिकेज, प्राइमेज के काम को समझते हैं। प्राइमेज का काम होता है, प्राइमेज एक हिंट है। जैसे जब छोटे बच्चे जब किसी क्वेश्चन के आंसर को रटते थे हम लोग पहले, तो छोटे बच्चे क्या कहते थे कि अगर शुरू के 2 वर्ड या एक लाइन याद दिला दो तो हमें पूरा आंसर याद आ जाएगा। ये एक तरह की हिंट होती है जो प्राइमेज देता है। प्राइमेज आया, प्राइमेज ने इतनी हिंट दे दी, उसने कहा भाई पॉलीमरेज इतना हमने बता दिया, आगे अब तुम बना लोगे, तो पॉलीमरेज समझ जाता है। तो प्राइमेज 5 प्राइम एंड पे आता है, प्राइमेज का एक्शन होता है, एक आरएनए प्राइमर यहाँ पे देता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर यहाँ प्रोवाइड करता है। फिर पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज की रिकॉग्निशन एंड कौन सी है, 3 प्राइम। पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है 3 प्राइम को, ठीक, और फिर आगे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाता है बारी बारी, A, T, C, G,
बारी बारी से न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता जाता है और सिंथेसिस होती चली जाती है डीएनए की। और इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ये इसी 3 प्राइम एंड के आगे करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन और सिंथेसिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो प्राइमेज क्या है? पॉलीमरेज की हिंट है। ठीक है, हेलिकेज। अब बात करते हैं हेलिकेज की। हेलिकेज एक ज़रूरी एंजाइम है। अब जैसे ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले ही मैंने आपको ये चीज़ तो बताई दी थी, क्रोमोसोम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फिर आगे सेग्रीगेशन होगा, 2 डॉटर सेल्स में इक्वली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब आप देख सकते हैं क्यों मैं ये कह रही थी। अब ये रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें ये इस तरह से ये दिखाने की, ये फिगर क्यों ऐसे दिखा रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है, स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड खुल रही हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड खुल रही हैं। अब ये डोरी है, ये पूरी एक रस्सी है, रस्सी खुलती चली जा रही है। देख रहे हैं आप, ये रस्सी एक रोटेशनल मोशन में गोल गोल घूम के खुलती चली जाएगी। हेलिकेज खोलेगा इसे। कहाँ पे खोलेगा? ये जो पॉइंट है, ये रेप्लिकेशन फोक कहते हैं हम इसे। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अनवाइंडिंग होती है, रस्सी की अनवाइंडिंग जहाँ पे हो रही है, रस्सी को मोड़ के खोला जा रहा है, वो उस पॉइंट जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, उस पॉइंट को हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। अब वापस से आते हैं, तो अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड खुल रही हैं। ठीक, कौन खोल रहा है? इसी पोजीशन पे, इसी फोक पे हेलिकेज की बाइंडिंग हो रही है और हेलिकेज इसी डायरेक्शन में खोलते हुए चल रहा है। ठीक है, और पेरेंटल स्ट्रैंड अपनी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे हैं। अब ये अलग अलग बन रही हैं कि नहीं? ये 2 डीएनएज बन गए ना, एक ये। तो इसी तरह से तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी, फिर इसका सेग्रीगेशन होगा, 2 इक्वली डिवीजन होगा 2 डॉटर सेल्स में। इसलिए इनका रोल ज़रूरी है कि पेरेंटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली पहुंच पाए। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए हम ये कर रहे थे, नहीं तो इसकी क्या ज़रूरत है? ऐसे भी तो जा सकता है। लेकिन पेरेंटल स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, फिर वो डिवाइड होगा, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होगा और इस तरह से वो आगे पहुंचेगा पूरी सेल साइकिल को फॉलो करके। ठीक है, अब हेलिकेज का काम मैंने आपको बता दिया। हेलिकेज का काम क्या था? हेलिकेज का काम था अनवाइंडिंग। एक और प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं एसएसबी। एसएसबी को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी क्या ज़रूरत है? इसका रोल होता है कि ये वापस से फॉर्मेशन नहीं होने देता। अगर एक बार पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गई हैं तो जो पहले डबल हेलिक्स था, हमने उनको एक बार अलग कर दिया है, तो ये दोबारा ना जुड़ जाएं। अब ये हेलिकेज आगे करता चल रहा है, खोलते हुए चल रहा है, लेकिन अगर ये पीछे से तुरंत पॉलीमरेज या प्राइमर के ऐड होने से पहले ही अगर ये एक दूसरे से वापस जुड़ने लगी, तो इसको रोकने के लिए होता है एसएसबी। इसका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स रीफॉर्मेशन, ठीक है, या रीअटैचमेंट ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड्स। ठीक, हमने मेन एंजाइम्स जान लिए। अब हम समझते हैं ये लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको डायरेक्शन के थ्रू बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन को समझिए। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन वही होती है जिधर हेलिकेज मूव कर रहा होता है। अब ये हेलिकेज है ना, ये हेलिकेज इधर खोलते हुए चल रहा है। ये देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ी हुई थी और पीछे से आप देख रहे हैं खुली हुई हैं, यानी कि हेलिकेज की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ ये चलते हुए जा रहा है। तो जिधर ये जा रहा है वही डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। ठीक, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन बेस्ड ऑन होती है हेलिकेज की डायरेक्शन पे। अब जो ये स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ऐसी होगी जिसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी वो उसी डायरेक्शन में चल रही होगी, उसकी सिंथेसिस, जिस डायरेक्शन में हेलिकेज की मूवमेंट हो रही है।
यानी कि मैं आपको इजी टर्म में समझाऊं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मान लीजिए ये है हेलिकेज, ये है हेलिकेज। हेलिकेज इधर चल रहा है, इसके पीछे 2 स्ट्रैंड्स खुल चुकी हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स खुल चुकी हैं। हेलिकेज की डायरेक्शन इधर है, तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन भी इधर है। लेकिन अब जो इसके पीछे एक स्ट्रैंड ऐसी है, जो एक स्ट्रैंड ऐसी है जिसकी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है, उसका 3 प्राइम एंड इधर आ रहा है। अब जहाँ 3 प्राइम एंड होगा वहाँ कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और 5 प्राइम एंड इधर है, तो 5 प्राइम एंड जहाँ होता है वहाँ कौन आता है? वहाँ आता है प्राइमेज, वहाँ रहता है प्राइमर। हिंट देती है यहाँ, हिंट दे दी गई यहाँ पे। अब ये उसके 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड है, अब 5 प्राइम एंड के इधर तो 3 प्राइम एंड ही होगा, चाहे जितना आगे जाइए। तो अब 3 प्राइम एंड की तरफ सिंथेसिस होती चली जा रही है। तो हेलिकेज लेफ्ट साइड ही खोलता जा रहा है स्ट्रैंड्स को, पुरानी डीएनए को, और पॉलीमरेज इधर एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम एंड पे जोड़ता जा रहा है, तो ये भी इधर ही चलता जा रहा है। तो हेलिकेज और पॉलीमरेज दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस स्ट्रैंड के लिए, वो ही स्ट्रैंड कहलाती है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड। आगे लीड कर रही है, ये इसकी स्पीड अच्छी है और ये कंटिन्यूअस है, इसे हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। कोई ब्रेक नहीं है, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रस्सी खुल रही है उसी डायरेक्शन में रस्सी बन रही है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई रुकना नहीं पड़ रहा है किसी को, ठीक है। तो ये लीडिंग है, ये कंटिन्यूअस है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन अगर मान लीजिए हेलिकेज की डायरेक्शन ये है और मान लीजिए अगली स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऐसी है जिसमें 5 प्राइम एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री का, या 3 प्राइम एंड, बात करें 3 प्राइम एंड जहां हमें न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना है। पॉलीमरेज कैसे ऐड कर रहा है? इधर इधर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता जा रहा है। इधर आ गया ए, इधर आ गया टी, इधर आ गया जी, ऐसे ऐसे करता जा रहा है। लेकिन मान लीजिए एक स्ट्रैंड ऐसी है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन रही है उसका 3 प्राइम एंड इधर है। अब क्या होगा? अब तो हेलिकेज खोल रहा है इधर डीएनए को, अनवाइंडिंग चल रही है इधर, मूवमेंट इधर है, और पॉलीमरेज जा रहा है इधर। तो ऐसे कैसे चल पाएगा? तो बीच की जो स्ट्रैंड होंगी उनको कौन सिंथेसाइज करेगा? है पॉलीमरेज उधर कहाँ तक जाएगा सिंथेसिस करने, और उसके पीछे तो पूरा खुलता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइमर कहाँ आता है? 5 प्राइम एंड पे, याद रखिएगा। और 3 प्राइम एंड पे कौन आता है? पॉलीमरेज। अब प्राइमर यहाँ पे बहुत, मैंने कहा ना हिंट है प्राइमर, प्राइमर ही पॉलीमरेज को हिंट देता है। तो क्या करता है प्राइमर? प्राइमर आता है, ये आ गया हमारा प्राइमर। प्राइमर आया 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड इधर है, 3 प्राइम एंड इधर है। पॉलीमरेज कहाँ आएगा? 3 प्राइम पे, 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो पॉलीमरेज 3 प्राइम डायरेक्शन में प्राइमर के साथ ही आएगा, 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करता जा रहा है, ठीक है, बारी बारी सिंथेसिस करता जा रहा है, सिंथेसिस करता जा रहा है। एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा क्योंकि उसके आगे वापस एक 5 प्राइम एंड उसे मिल जाएगा जो उसके पहले फॉर्म हुआ होगा। जैसे कि अब ये 5 प्राइम एंड है, अब यहाँ प्राइमर ने अपना काम करके वो थोड़ा सा ये प्राइमर दे के फिर चला जाएगा, फिर पॉलीमरेज उस पर आएगा और फिर वो धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड एडिशन करेगा और आगे 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करेगा। फिर प्राइमर चला जाएगा, प्राइमेज चला जाएगा, फिर वापस वो प्राइमेज आएगा कुछ दूर आगे, क्योंकि हेलिकेज कहाँ है? हेलिकेज पहुँच चुका है यहाँ। अब हेलिकेज यहाँ पहुँच चुका है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? प्राइमेज कुछ दूर आगे आएगा, यहाँ पे अपना प्राइमर देगा 5 प्राइम एंड, फिर पॉलीमरेज आएगा। पॉलीमरेज उस प्राइमर जो उसे मिला है उस स्ट्रैंड के लिए, ये स्ट्रैंड है,
प्राइमर जो मिला है उस स्ट्रैंड के लिए, फिर उसके आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी बारी बारी, A T C G, ठीक है, करता जाएगा। फिर यहाँ पे आके तो रुक जाएगा ना, जो उसके पुराना जो सिंथेसिस वो कर चुका है एक बार, क्योंकि उसके आगे कहाँ जाएगा, उसके आगे तो उसे 5' एंड दिख रहा है। फिर प्राइमर आएगा कुछ दूर आगे, और फिर ये लोग यहाँ तक सिंथेसिस करके चले जाते हैं। फिर प्राइमेज आता है कुछ दूर आगे, हेलिकेज और आगे जा चुका होता है। प्राइमेज आया, प्राइमर दिया 5' एंड पे, ये इतना प्राइमर दे के चला गया, ये स्ट्रैंड है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड तो अपनी ऐसी ही रहेगी, ठीक है, वो पूरी है, पेरेंटल स्ट्रैंड अपनी ऐसी ही रहेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइमेज आया, प्राइमेज ने इस तरह से प्राइमर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे पॉलीमरेज आएगा। पॉलीमरेज यहाँ पे फिर से बारी बारी A T C G ऐसे ऐड करते हुए चलता चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर प्राइमेज आएगा कुछ दूर आगे, इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता जाएगा। फिर पॉलीमरेज आएगा। तो होता क्या है, ये स्ट्रैंड की डायरेक्शन इस तरह से होने की वजह से, सिर्फ स्ट्रैंड की डायरेक्शन इस तरह की होने की वजह से 3' एंड इधर है और 5' एंड इधर है। आप देख सकते हैं ना, 3' एंड इधर है और 5' एंड उधर है। शॉर्ट टर्म में कहें तो पॉलीमरेज, जहाँ पे पॉलीमरेज और हेलिकेज की डायरेक्शन सेम रहेगी, वहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जहाँ पे पॉलीमरेज और हेलिकेज की डायरेक्शन सेम रहेगी, वो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड होगी। अगर कोई स्ट्रैंड से कंफ्यूज भी करे डायरेक्शन देके, तो डायरेक्शन को बस एक इस कॉन्सेप्ट से समझिए कि जहाँ आपको बस इतना देखना है कि पॉलीमरेज और हेलिकेज की डायरेक्शन जिस स्ट्रैंड में सेम है वो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड है। पेरेंटल की अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है, अगर उस स्ट्रैंड पे पॉलीमरेज का एक्शन सेम डायरेक्शन में है जिस तरफ हेलिकेज खोलते हुए चल रहा है, अनवाइंडिंग करते हुए चल रहा है, तो वो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड है। लेकिन जहाँ पे पॉलीमरेज और हेलिकेज की डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो हमारी डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि उसमें लैग्स हैं। ओके, तो इस तरह से ये लैगिंग स्ट्रैंड बनती है और इस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड बनती है। अब होता क्या है, ये फ्रेगमेंट्स जैसे बन जाते हैं, इतना ये बना, इतना ये बना, इतना ये बना, क्योंकि ये बनाते हैं चले जाते हैं, बनाते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बस एक फ्रेगमेंट जैसे बन जाते हैं। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में अब ये जो होता क्या है ना, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, 3' एंड तक सिंथेसाइज तो करता चला जाए डीएनए, लेकिन उसे अब पुराना अपना सिंथेसाइज किया हुआ 5' एंड मिल जाता है, वो वहाँ पे आके तो रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ से दूसरी शुरू है। अब इतना तो गैप आ गया है, इसे कौन भरेगा, इसे भरेगा डीएनए लाइगेज। इस 3' एंड और इस 5' एंड के बीच में जो गैप आया है उसे डीएनए लाइगेज भर देगा, और स्ट्रैंड जैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जैसी कंटिन्यूअस बननी चाहिए, वो वैसी बन जाएगी। तो इस तरह से इन एंजाइम्स का एक्शन हमने देखा, इन चारों एंजाइम्स का क्या रोल होता है, और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन क्या होती है। डीएनए सिंथेसिस, हमेशा याद रखने वाली बात, डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' ही होती है। कौन करता है, डीएनए सिंथेसिस करने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। तो इस तरह से हमने पूरा रेप्लिकेशन की मशीनरी, उसके बेसिक्स, रोल, नेसेसिटी, ये सारे हमने उसके फंक्शंस, उसके एंजाइम्स, इन सबको जाना। विद दिस आई होप यू लाइक इट।
Thank you so much.